व्हाट्सअप बच्चा पार्टी, दिस इज अंकित फ्रॉम इको सीखो एंड हम लोग आ चुके हैं एक नया वीडियो लेकर जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के माइक्रो इकोनॉमिक्स सीबीएसई के क्लास 11th के सिलेबस से चैप्टर नंबर 4 जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पिछले 3 वीडियोस जो मैं अपलोड किया था वो चैप्टर नंबर 3 डिमांड के ऊपर था। सो अगर अभी तक आपने उसको चेकआउट नहीं किया है सो पहले जाइए डिमांड को चेकआउट करिए और उसके बाद चैप्टर नंबर 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के वीडियो में आइएगा। ठीक, मेरा कोशिश रहने वाला है कि आप लोग के लिए एक वन शॉट वीडियो बनने वाला है एंड विदाउट एनी फर्दर अड्यू स्टार्ट करते हैं। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नाम का चीज है क्या? ठीक। सो कभी आपने सोचा है कि जब कभी भी मैगी का प्राइस अगर 10 रुपए से बढ़ के 11 रुपए हो जाएगा, ठीक है। सो जब कभी भी मैगी का प्राइस बढ़ता है तो क्या लोग कम खरीदेंगे? मे बी नॉट। ठीक है। डिमांड में कितना चेंजेस आएगा? मे बी ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर मैगी को छोड़ के अगर हम लोग बात करें लेट्स से अबाउट पेट्रोल, पेट्रोल का प्राइस अगर 100 रुपीज से बढ़ के 110 हो जा रहा है, ठीक है, तो क्या लोग अपना डिमांड को कम करेंगे? मे बी यस। ठीक है। लोग क्या करेंगे? लोग शायद पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा यूज करने लगेंगे, मेट्रोज को यूज करने लगेंगे, बसेस को यूज करने लगेंगे। ठीक है। सो पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्या डिमांड हर समय इक्वली बिहेव करता है जब कभी प्राइस राइज करता है? करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। डिमांड हर समय इक्वली बिहेव नहीं करता जब कभी भी प्राइस राइज करता है। कभी ऐसा होता है जैसे कि मैगी के केस में डिमांड इतना ज्यादा अफेक्टेड नहीं हुआ, लेकिन पेट्रोल के केस में अगर हम लोग बात करें तो प्राइस राइज की वजह से डिमांड अफेक्टेड हो रहा है। सो द पॉइंट इज, जब कभी भी मैं मेजर करना चाहता हूं कि डिमांड में कितना चेंजेस हो रहा है ड्यू टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ एनीथिंग, मैं जो कॉन्सेप्ट को यूज करता हूं उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। सो I hope we are clear with the elasticity of demand. What is elasticity of demand? ठीक है। So basically elasticity of demand आपका करता क्या है? It measures the degree of responsiveness of demand due to a change in factor affecting it। ठीक है। अब सर ये फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? ये फैक्टर्स बच्चा आप लोग का 3 टाइप का हो सकता है। ये फैक्टर्स हो सकता है आपका प्राइस, या फिर ये हो सकता है आप लोग का इनकम, या फिर ये हो सकता है आप लोग का प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है। सो जब कभी भी डिमांड कितना रिस्पॉन्ड करेगा उसको मैं निकालना चाहता हूं ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस, आई कॉल इट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब कभी भी डिमांड कितना रिस्पॉन्ड करेगा ड्यू टू अ चेंज इन इनकम, आई कॉल इट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड जब कभी भी डिमांड कितना चेंज करेगा ड्यू टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। लेकिन हम लोग अपने सिलेबस में इसको नहीं पढ़ने वाले, इसको नहीं पढ़ने वाले। सो आवर एंटायर फोकस विल बी ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। सो चलिए, बिफोर वी बिगिन विथ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं हो क्या रहा है। ठीक है। तो लेट्स से व्हेन द प्राइस ऑफ अ चॉकलेट, ठीक है, एक चॉकलेट का प्राइस जब 10 रुपए से बढ़ के 12 रुपए हो जाता है, ठीक है, तो लेट से लोग पहले अगर 100 यूनिट्स खरीद रहे थे तो अब कितना यूनिट खरीदेंगे? मे बी 80 यूनिट्स। ठीक है। सर ये कम क्यों रहा है? ये कम इस वजह से रहा है क्योंकि हमने वीडियो नंबर चैप्टर नंबर 3 के ऊपर जो वीडियोस को अपलोड किया था ना उसको आपने अभी तक देखा नहीं। ठीक है। वहां पे आपको बताया गया था अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वहां पे आप लोग को बताया गया था अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड मेरे को यही बोलता है जब कभी भी एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड करना चाहिए। ठीक है। तो ये वाले चॉकलेट के एग्जाम्पल में मेरे को दिख रहा है कि सर जब कभी भी आपका प्राइसेस 2 रुपीज बढ़ा उसके वजह से आपका डिमांड 20 रुपीज 20 यूनिट्स कम हो रहा है। लेकिन वहीं पर अगर मैं चीजों को कंपेयर करूं विथ सॉल्ट, ठीक है, तो अगर सॉल्ट के बारे में मैं बात करूं, लेट्स से कि अगर एक सॉल्ट का पैकेट 10 रुपए का आता था, ठीक है, उससे बढ़ के ये हो गया 12 रुपए। ठीक। अगर पहले लोग 100 यूनिट्स खरीदते थे तो अब भी शायद लोग 100 यूनिट्स ही खरीदे क्योंकि सॉल्ट तो एक बेसिक नेसेसिटी है। घर में उसका प्राइस बढ़ जाए कम जाए तब भी आप उतना ही खरीदोगे। ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल से मेरे को समझ में आया कि सर अगर आप चॉकलेट को देखोगे ना तो चॉकलेट डिमांड में अफेक्टेड हो रहा है ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस। तो चॉकलेट के बारे में बोला जा सकता है कि यहाँ पे चॉकलेट मेरा इलास्टिक है।
एंड सॉल्ट के बारे में बोला जा सकता है कि सॉल्ट है मेरा इन इलास्टिक। सो ये जो इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मेरे को यही बोलता है, इलास्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसको आप स्ट्रेच कर सकते हो, खींचने से वो लंबा हो सकता है या छोटा हो सकता है। तो जब मैंने प्राइस को चेंज किया और अगर मेरा डिमांड भी चेंज हो रहा है, तब मैं बोलता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट का डिमांड है इलास्टिक। और जब मैं प्राइसेस को चेंज करता हूँ और मेरा डिमांड चेंज नहीं होता, तब मैं बोलता हूँ कि मेरे मेरे प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है, ये इन इलास्टिक है। ठीक है। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरफ फॉर्मली आते हैं और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, इसको लेकर कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बात करते हैं, एंड व्हाट एग्जैक्टली आर द डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ द वैल्यूज, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वन शॉट वीडियो में। ठीक। तो लेट अस स्टार्ट विथ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब यही है कि इट इज द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी। मतलब जब कभी भी प्राइस चेंज होता है तो मेरा जो डिमांड है ये कितना रिस्पॉन्ड करेगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरे को वही चीज मेजर करके देता है। ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी को शॉर्ट में हम लोग ईपी करके लिखते हैं, या फिर आप इसको ईडी करके भी लिख सकते हैं। ठीक। सो आते हैं इसके फॉर्मूलाज के तरफ। ठीक। तो सबसे पहला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेकर जो हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं, वो है परसेंटेज मेथड। तो ये है आप लोग का सबसे पहला फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक। मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकाला जाता है, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो लेट अस अज्यूम कि आपका किसी एक इकोनॉमिक्स के टेस्ट में 50 आया था। ठीक है। उसके बाद टीचर ने वापस से आपका टेस्ट लिया और आपका 70 आया। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपका मार्क्स कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 20 मत बोलना, 20 मार्क्स आपका इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपके मार्क्स कितने परसेंटेज से इंक्रीज हुए हैं, तो आप कैसे निकालते हो? आप निकालते हो 70 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, और ये सब करके आप मेरे को बोलते हो कि सर हमारा मार्क्स तो 40% से इंक्रीज हुआ है। सिमिलरली अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम कैसे निकालेंगे, तो उसको हम निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला Q2 माइनस Q1 बाई Q1 इंटू 100। एंड यूजिंग द सेम लॉजिक अगर आपसे पूछा जाएगा कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकाला जाता है, तो इसको हम निकालते हैं यूजिंग द फॉर्मूला P2 माइनस P1 बाई P1 इंटू 100। और अगर ये दोनों फॉर्मूलाज को वापस से मैं ओरिजिनल फॉर्मूला में डालने का कोशिश करूं, तो मेरा ईपी का फॉर्मूला कैसा दिखने वाला है, ये मेरे को दिखने वाला है Q2 माइनस Q1 बाई Q1 इंटू 100 होल डिवाइड बाई P2 माइनस P1 बाई P1 इंटू 100। और अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा साइज करूं, तो मेरे को ये फाइनल फॉर्मूला मिलने वाला है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू P1 बाई Q1। ठीक है। और ये गाइस मैंने जो फॉर्मूला लिखा है इसको हम बोलते हैं प्रपोर्शनेट मेथड। सो राइट नाउ आपको ईपी को निकालने का दो अलग अलग फॉर्मूलाज के बारे में बताया गया। ठीक है। आपको बोला गया अबाउट द परसेंटेज मेथड, एंड आपको बोला गया अबाउट द प्रोपोर्शनेट मेथड। तो अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनेट मेथड हम लोग कैसे निकालते हैं, इट इज डेल्टा क्यू जिसका मतलब होता है Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय डेल्टा पी जिसका भी मतलब होता है P2 माइनस P1 इंटू P1 बाई Q1। ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द टू डिफरेंट formulas that we use to find out elasticity of demand, या फिर मोर प्रिसाइजली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके। सो आप लोग को पहले भी बोला गया था कि लॉ ऑफ डिमांड मेरे को प्राइस और डिमांड के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप बोलता है। ठीक है। इसका मतलब जब कभी भी प्राइस बढ़ता है डिमांड घटेगा, जब कभी भी प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ने वाला है। ठीक है। तो वो इनवर्स रिलेशनशिप का लहज रखते हुए जब कभी भी आप ईपी को निकालने का कोशिश करोगे ना, तो ये वैल्यू हमेशा आपका नेगेटिव आने वाला है। ठीक है। लेट से आप कोई क्वेश्चन में निकाल रहे हो ईपी और आपका वैल्यू -2 आएगा। ठीक है। सो वो इनवर्स रिलेशनशिप का इज्जत रखते हुए हम क्या करेंगे, कि नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे। तो सर आप कहना क्या चाहते हो, मैं यहाँ पे बच्चा यही कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी हम लोग ईपी निकालेंगे ये हमेशा नेगेटिव आएगा ही आएगा, लेकिन हम लोग नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे और हम लोग सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है। तो ये था अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड लेट मी डू अ एग्जांपल फॉर यू। तो वो सेम एग्जांपल लेते हैं ऊपर चॉकलेट वाला। सो व्हेन द prices of chocolate increased from rupees 10 to rupees 12, quantity demanded fell from 100 units to 70 units. सो मेरे को पूछा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो। ठीक है। सो मैंने दो मेथड पढ़ा, मैंने एक परसेंटेज मेथड पढ़ा, मैंने एक प्रपोर्शनेट मेथड पढ़ा। ठीक है। परसेंटेज मेथड तो यहाँ पे मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को जैसा डेटा दिया हुआ है डायरेक्टली मैं प्रोपोर्शनेट मेथड यूज कर सकता हूँ। ठीक है।
परसेंटेज मेथड मैं क्यों यूज करूं? यूज किया जा सकता है, लेकिन उसको यूज करने के लिए आपको कुछ और निकालना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपका घी सीधी उंगली से निकल रही है, आप उंगली को क्यों घुमाओ? ठीक है, तो कुछ वैसा ही लॉजिक है। तो सबसे पहला टास्क आपको आइडेंटिफाई करना है कि वैल्यूज मेरे क्या क्या है। तो जब प्राइसेस मेरे 10 रुपीज थे, तब डिमांड मेरा 100 यूनिट था। जब प्राइसेस मेरे बढ़ के हो गए 12 रुपीज, तब मेरा डिमांड घट के 70 यूनिट्स हो गया। तो ये चार पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन निकाल के यूज करते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड में ईपी कैसे निकाला जाएगा? डेल्टा क्यू। ठीक है, डेल्टा क्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? 70 - 100 डिवाइडेड बाई डेल्टा पी, जो कि 12 - 10 इंटू P1 डिवाइडेड बाई Q1। ठीक है, तो ये आप लोग का आ जाएगा -30/2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। दो जीरो यहाँ कटा, दो जीरो यहाँ कटा, एंड फाइनली आप लोग का आंसर बच रहा है -1.5। और ये माइनस को हमको इग्नोर करने के लिए ही हम इसको ऐसे ब्रैकेट में रखते हैं। ब्रैकेट में रखने का मतलब यही है कि इसको इग्नोर किया जा रहा है इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये था आप लोग के ईपी के कैलकुलेशन के बारे में। अब आगे आते हैं और इसके वैल्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, लाइक हाउ वी विल इंटरप्रेट द वैल्यूज, या फिर लेट अस टॉक अबाउट डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, अगले 10 12 मिनट में आपको ये वाले टॉपिक को लेकर जितना अच्छा क्लैरिटी मिलने वाला है, ये आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। सो कल अप एंड अगले 10 12 मिनट विदाउट एनी लूज ऑफ फोकस इसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है। सो मैंने अभी आपसे जस्ट कहा कि जब कभी भी आप ईपी निकालोगे, वो वैल्यू नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि सर प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करते हैं। तो जब आप नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करोगे, तो आपके पास जो वैल्यूज बचेगा, वो कहाँ से कहाँ तक बचेगा? वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ही बचेगा। ठीक है? तो ये वैल्यूज के बारे में हम लोग बात करते हैं कि सर जब कभी भी आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल रहे हो और आपका वैल्यू एग्जैक्टली जीरो आ रहा है, तो आप वहां पे क्या इंटरप्रेट करते हो? यहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं कि देर इज अ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है सर, इसका क्या मतलब होता है? आने वाला है, थोड़ा सा सब्र रखिए। ठीक है, सो जब कभी भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहता है, उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं? देर इज अ इन इलास्टिक डिमांड। जब कभी भी वैल्यू 1 रहता है, उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं? देर इज अ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, जब कभी भी वैल्यू 1 से इंफिनिटी के बीच में रहता है, उस केस में आप बोलते हैं देर इज अ इलास्टिक डिमांड। एंड फाइनली, जब कभी भी वैल्यू इंफिनिटी रहता है, उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं? देर इज अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, सो मोटा मोटी आप लोग को यही कहा जा रहा है कि भैया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के वैल्यूज को अगर आपको इंटरप्रेट करना है, तो ये हमेशा आपको ये पांच में से ही कुछ देगा। क्योंकि आपने तो कर दिया नेगेटिव को इग्नोर। नेगेटिव को इग्नोर कर रहे हो तो आपका वैल्यू या तो जीरो रहेगा, या तो 1 से छोटा रहेगा, या तो 1 के बराबर रहेगा, या तो 1 से बड़ा रहेगा, या तो इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो पांच टर्म्स आपने डिफाइन किए, यहाँ पे आपने इसके बारे में लिखा, इसका मतलब क्या होता है? तो चलिए इसके मतलब को भी डिकोड करते हैं। सो कुछ देर पहले आप लोग को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेकर एक फॉर्मूला बोला गया था, जो कि था परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, समझने के लिए ऐसा सोचिए कि ये जो आपको दिया हुआ है परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ये क्या है? ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर की जगह पे है। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है, ये आपके डिनोमिनेटर की जगह में है। तो ये क्या है आपका? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो समझने के लिए आपका एक न्यूमरेटर है, आपके पास एक डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब मेरे को अच्छे से सोच के बताइए, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का वैल्यू जीरो कब आएगा? सर यहाँ पे आपने जीरो कैसे ले लिया? क्यों? क्योंकि अभी मैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के बारे में बात कर रहा हूँ। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में ईपी का वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, सो सोच के मेरे को बताइए, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का वैल्यू जीरो कब आता है? ठीक है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का वैल्यू जीरो तब आता है जब आपके न्यूमरेटर में जीरो होता है। ठीक है, तो सबसे पहला लेट अस टॉक अबाउट परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जहां पे ईपी का वैल्यू है आप लोग का जीरो। तो ईपी का वैल्यू जीरो तब आता है जब मेरा न्यूमरेटर में जीरो होता है। और न्यूमरेटर में क्या था? न्यूमरेटर में था परसेंटेज चेंज इन डिमांड।
ठीक है। सो हाउ कैन आई डिफाइन परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि नो मैटर डिनोमिनेटर में जो कुछ भी हो रहा हो, अगर मेरे न्यूमरेटर में जीरो है तो मेरे को ईपी का वैल्यू जीरो मिलेगा, और इसको मैं बोलूंगा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। नो मैटर द percentage change in price, if the percentage change in demand is zero, we get perfectly inelastic demand. चलिए, सो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के केस में आपको जो डिमांड कर्व दिखेगा ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो ये है आप लोग का एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है। एंड डिमांड कर्व मेरे को दिखने वाला है कुछ ऐसा। ठीक है। सो डिमांड कर्व के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? डिमांड कर्व इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ठीक है। सो ये था सबसे पहला आप लोग का परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। मूव करते हैं दूसरे वाले के केस में। दूसरा वाला क्या था मेरा? दूसरा वाला था इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है। सो इनइलास्टिक डिमांड का वैल्यू को देखिए, इसका वैल्यू लेस देन वन है। सो मेरे को सोच के बताइए न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का वैल्यू ये पूरे के पूरे रीजन में लेस देन वन है। ठीक है। जहां कहीं भी इनइलास्टिक डिमांड है, इनइलास्टिक डिमांड किसको आप बोलते हो? जब वैल्यू जीरो से वन के बीच में रहता है, मतलब लेस देन वन। ठीक है। सो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मेरे को चाहिए लेस देन वन। तो मेरे को सोच के बताइए कि ये जो इनइलास्टिक डिमांड जिसके बारे में आपको बोला जा रहा है, जहां पे ईपी का वैल्यू जीरो और वन के बीच में है, वहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेकर क्या होगा? ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इनइलास्टिक डिमांड मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का वैल्यू लेस देन वन होता है। और ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का वैल्यू लेस देन वन होने का मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है। कि मतलब सर आपका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। मतलब कि सर परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड कम है। तो सर आप इनइलास्टिक डिमांड को कैसे डिफाइन करोगे? इनइलास्टिक डिमांड को बच्चा मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया? चलिए, मेरे को ये चाहिए, कर्टल कॉपी एंड कर्टल पेस्ट। चलिए, सो इनइलास्टिक डिमांड को अगर मेरे को डिफाइन करना रहेगा, सो मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा। व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड is less than the percentage change in price, we get inelastic demand। ठीक है। तो आई होप आप लोग को इनइलास्टिक डिमांड समझ में आया हो। ठीक है। अच्छा सर, इसके केस में डिमांड कर्व हम लोग को कैसा दिखता है? इसके केस में डिमांड कर्व मेरे को दिखने वाला है कुछ ऐसा। ठीक है। डिमांड कर्व मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा, और इसको देखिए कितना स्टीप है ये। ठीक है। इन केस ऑफ जीरो डिमांड कर्व वाज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। इन केस ऑफ इनइलास्टिक डिमांड, डिमांड कर्व मेरा बहुत ज्यादा स्टीप है। ठीक है। थर्ड वाले में आते हैं जिसका नाम है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है। एंड थर्ड वाले, एंड वैल्यू को देखिए, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी का वैल्यू कितना है? वन है। तो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का वैल्यू वन हो। ठीक है? सोच के मेरे को बताइए कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का वैल्यू वन कब आता है? जब दोनों का दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मेरा वन के बराबर हो। तो यहाँ पे मेरा ईपी का वैल्यू है एग्जैक्टली वन। और ईपी का वैल्यू वन होने का मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है मेरे वन के बराबर। और ये कब होता है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे से बराबर होता है। ठीक है। सो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बाय सेइंग व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड is equal to percentage change in price, we get unitary elastic hike। ठीक है। सो आई होप डेफिनेशन नंबर थ्री हमको समझ में आया हो, हमको कुछ भी रट के जाने का जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर ये सब पूछेगा हम लोग इसको इजीली बना सकते हैं। ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज टू कंपेयर द न्यूमरेटर विद डिनोमिनेटर। ठीक है। अच्छा सर, इसके केस में डिमांड कर्व कैसा दिखने वाला है तो ये भी देख लीजिए। सो इन केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इसके केस में आपको जो डिमांड कर्व दिखेगा ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। और ये जो शेप है, इस शेप को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
ठीक है। नंबर वन, जब हम लोग पढ़ रहे थे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इस केस में डिमांड कर्व था मेरा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। इस केस में नंबर टू में इनइलास्टिक डिमांड के केस में आपको बोला जा रहा था कि डिमांड कर्व मेरा बहुत ज्यादा स्टीप है। ठीक है। नंबर थ्री, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में आपको बोला जा रहा है जो डिमांड कर्व है ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ठीक है। ये था नंबर थ्री के बारे में। सर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? ये शेप को बोला जाता है बच्चा। ठीक है। ये जो शेप आपको दिख रहा है इस शेप को बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एंड इसके बारे में आप और भी कुछ ज्यादा पढ़ोगे व्हेन यू विल कवर योर कॉस्ट्स। ठीक है। जब आप लोग अपनी बुक में चैप्टर नंबर 6 7 जो कॉस्ट आपको दिया गया है उसकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो वहां पे आप इसके बारे में और पढ़ने वाले हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नंबर फोर की तरफ। अब सोच के मेरे को बताइए नंबर फोर में जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या है? ये वन से बड़ा है। सो मतलब बेसिकली यहाँ पे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मेरे को चाहिए वन से बड़ा। और मैं बात कर रहा हूँ इलास्टिक डिमांड के बारे में। सो नंबर फोर जो कि है इलास्टिक डिमांड। ठीक है। यहाँ पे ईपी का वैल्यू क्या है? ये मोर देन वन है। और ईपी का वैल्यू मोर देन वन कब होता है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का वैल्यू मोर देन वन कब होता है? जब न्यूमरेटर आपका बड़ा होता है, डिनोमिनेटर आपका छोटा होता है। तो इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? अगर मेरे को इसको डिफाइन करना रहेगा तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि व्हेन द न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड is more than the percentage change in price, we get elastic demand। एंड सर इस केस में आपका डिमांड कर्व कैसा दिखेगा? तो बच्चा इस केस में मेरे को डिमांड कर्व मिलेगा ये बहुत ज्यादा फ्लैट रहेगा। ठीक है। सो इस केस में डिमांड कर्व को बनाते हैं। ये आपका बन गया ग्राफ। एंड इस केस में जो मेरे को डिमांड कर्व दिखेगा ये कुछ मेरे को इस प्रकार से दिखने वाला है। ठीक है। एंड फाइनली आते हैं पांचवे वाले की तरफ जो कि है मेरा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। और यहाँ पे आपका ईपी का वैल्यू कितना है? इन्फिनिटी। तो मेरे को सोच के बताइए न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का वैल्यू इन्फिनिटी कब होता है? ठीक है। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का वैल्यू इन्फिनिटी तब होता है जब आपका डिनोमिनेटर में हो जीरो। ठीक है। सो आते हैं पांचवे वाले में, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है। यहाँ पे आपका ईपी का वैल्यू है इन्फिनिटी। एंड ईपी का वैल्यू इन्फिनिटी कब होता है? जब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इंफिनिटी हो। एंड सर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इंफिनिटी कब होता है? जब आपका डिनोमिनेटर जीरो या फिर जीरो के बहुत नजदीक हो। ठीक है। सो कैसे मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ अगर इसको मेरे को डिफाइन करना रहेगा? सो आई कैन से दैट when due to a very very small change in price, almost zero, the demand changes infinitely, we get perfectly elastic demand। ठीक है। सोच के देखिए कितना लॉजिकल है कि बहुत ही छोटा सा चेंज। ठीक है। प्राइस में बहुत छोटा सा चेंज लेकिन उसकी वजह से डिमांड जो है वो इनफाइनाइटली चेंज हो रहा है। ठीक है। कि सर ये कहाँ पे होता है जनरली? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जनरली आपके स्टॉक मार्केट में देखा जाता है। ठीक है। सो दैट इज योर पॉइंट नंबर फाइव, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सो इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड अगर मैं अपने डिमांड कर्व को बनाने जाऊं तो ये मेरे को कैसा दिखेगा? तो ये मेरे को दिखने वाला है कुछ ऐसा। इट विल बी अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है। सो पांच अलग अलग वैल्यूज। एंड ये पांच अलग अलग वैल्यूज को लेकर पांच अलग अलग इंटरप्रिटेशन, पांच अलग अलग टाइप के डिमांड कर्व। ठीक है। सो अगर ओवरऑल मैं आपको डिमांड कर्व के शेप के बारे में बोलूं, सो अगर आपका डिमांड कर्व ऐसा दिखता है, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा स्टीप, तो उस केस में आप बोलते हैं आपका इलास्टिसिटी का वैल्यू है जीरो। अगर आपको आपका डिमांड कर्व थोड़ा सा कम स्टीप दिखता है तो इस केस में आप बोलते हो कि आपका इलास्टिसिटी का वैल्यू है जीरो से बड़ा लेकिन वन से छोटा। ठीक है। अगर आपको आपका डिमांड कर्व कुछ ऐसे दिखता है तो आप बोलते हो वन है। ठीक है। अगर आपको आपका डिमांड कर्व कुछ ऐसा दिखता है तो आप बोलते हो कि सर ये तो मोर देन वन है। और फाइनली अगर आपको आपका डिमांड कर्व एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन दिखता है तो आप बोलते हो कि आपका इलास्टिसिटी का वैल्यू इन्फिनिटी है। ठीक है। तो ये सारे कुछ इंटरप्रिटेशन है विथ रिगार्ड्स टू द डिमांड कर्व।
ठीक है। सो आई होप बहुत इजीली, बहुत अच्छे से आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया हो। ठीक है। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, एंड लास्ट पॉइंट में हम लोग बात करते हैं अबाउट कि सर एक्चुअली आपका डिमांड इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है, ये कौन डिसाइड करता है, ये कैसे डिसाइड करते हो। तो कुछ फैक्टर्स को हम लोग देखने वाले हैं विच विल हेल्प मी टू डिसाइड कि मैं जौन से प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ उसका डिमांड इलास्टिक है कि नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट विथ फैक्टर्स affecting price elasticity of demand। ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर इज द नेचर ऑफ कमोडिटी। ठीक है। नेचर ऑफ कमोडिटी में बोलने का मतलब यही है मेरा कि सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि वो जो गुड जिसके बारे में बात कर रहा हूँ क्या वो नेसेसिटी है, या वो कंफर्ट है, या वो लग्जरी है। ठीक है। अगर गुड मेरा नेसेसिटी है तो उसके इलास्टिसिटी के बारे में क्या बोला जा सकता है कि उसका इलास्टिसिटी इन इलास्टिक है। ठीक है। अगर नेसेसिटी है, प्राइस बढ़ेगा तब भी तो आप खरीदोगे, प्राइस कमेगा तब भी तो आप खरीदोगे, पहले जितना खरीदते थे तब भी तो उतना ही खरीदोगे। ठीक है। अगर गुड नेसेसिटी है तो उसका डिमांड इन इलास्टिक है, अगर गुड कंफर्ट है तो उसका डिमांड थोड़ा बहुत इलास्टिक है, और अगर गुड लग्जरी है तो उसका डिमांड बहुत ज्यादा इलास्टिक है। ठीक है। तो ये था सबसे पहला फैक्टर जो कि मेरे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है। फिर दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। ठीक। अगर एक कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है तो मेरा डिमांड रहेगा इलास्टिक। अगर एक कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो मेरा डिमांड इन इलास्टिक होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडियन रेलवे से ट्रैवल करते हो और आप एक स्टेशन में जाके पानी बॉटल खरीदना चाहोगे तो जनरली सारे के सारे स्टोर ओनर्स के पास रेल नीर करके ही एक ब्रांड अवेलेबल है। तो अगर आपको पानी खरीदना है तो रेल नीर का ही आप ब्रांड का बॉटल खरीद सकते हो, सब्स्टिट्यूट कुछ है ही नहीं। ठीक है। अगर ये शॉपकीपर्स वाले आपको 20 रुपए के जगह पानी बॉटल का दे आर चार्जिंग यू 25, भी आप खरीदोगे। क्यों खरीदने वाले हो? क्योंकि आपके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है। दैट इज द पॉइंट। तो अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो आपका डिमांड अफेक्ट नहीं होगा, आप इन इलास्टिक रहोगे। लेकिन अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट है तो आप क्या करोगे, आपका डिमांड अफेक्टेड होने वाला है, आप बन जाओगे इलास्टिक। ठीक है। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 3 के तरफ जो कि है इनकम लेवल। ठीक है। सो मुकेश अंबानी अपने घर पे एक नया एसी लगाना चाहता है, एसी के प्राइसेस डबल हो गए तो मुकेश अंबानी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। लेकिन वहीं पर अंकित सर को फर्क पड़ेगा। तो क्या डिफरेंस है अंकित सर और मुकेश अंबानी के बीच में कि मुकेश अंबानी का इनकम लेवल बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा इनकम लेवल के ऊपर आपका डिमांड हो जाता है इन इलास्टिक। लेकिन बहुत कम अगर इनकम लेवल होता है तो आपका डिमांड इलास्टिक होता है। और बच्चा यहाँ पे एक चीज समझे, इलास्टिक मतलब जो कि अफेक्टेड हो रहा है। तो अगर अंकित सर के बारे में बात करें और एयर कंडीशनर के प्राइसेस हो जाते हैं डबल तो अंकित सर अफेक्टेड होंगे। ठीक है। लेकिन वहीं पर मुकेश अंबानी अफेक्टेड नहीं होगा। तो मुकेश अंबानी इन इलास्टिक है, अंकित सर इलास्टिक है। ठीक है। दैट वाज पॉइंट नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 के तरफ, दैट इज लेवल ऑफ प्राइसेस। ठीक है। तो एक बहुत ही सस्ता सा चीज, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सम च्युइंगम। ठीक है। सो मार्केट में 1 रुपए में च्युइंगम आ जाता है। तो अगर कंपनी अपने च्युइंगम के प्राइसेस को 1 रुपए से बढ़ा के 2 रुपए कर दे, मतलब 100% इंक्रीज, तो क्या आप लोग को अफेक्ट होगा? नहीं होने वाला। लेकिन वहीं पर अगर पेट्रोल पंप वाले अपने पेट्रोल के प्राइसेस को 100 रुपीज से 200 रुपीज कर दे, यहाँ पे भी 100% बढ़ा दे, क्या हम लोग को अफेक्टेड होने वाला है? यस, हम सबको अफेक्टेड होगा। डिफरेंस क्या है सर कि यहाँ पे 1 रुपए का च्युइंगम का प्राइस बहुत छोटा है तो वहां पे डबल हो जाने से भी हमको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं पर अगर आप पेट्रोल के बारे में बात करो, 100 रुपए सर मायने रखता है, ठीक है, एक बड़ा अमाउंट है। तो यहाँ पे हम लोग को अफेक्ट होगा। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड कि अगर एक कमोडिटी के प्राइसेस काफी कम है, कंज्यूमर होता है इन इलास्टिक। वहीं पर अगर एक कमोडिटी के प्राइसेस बहुत ज्यादा है तो कंज्यूमर होता है इलास्टिक। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हम लोग का पोस्टपोनमेंट। पोस्टपोनमेंट ऑफ परचेज। कि मेरे को एक फोन खरीदना था, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि नया फोन खरीदूंगा। और मैंने सोचा कि फोन को मैं रिपब्लिक डे सेल जब लगेगा या फिर बिग बिलियन डे सेल जब लगेगा तब खरीदेंगे।
तो मेरे को बहुत सस्ते में मिल जाएगा। क्या मैं अपने फोन के परचेज को पोस्टपोन कर रहा हूँ? यस, मैं कर रहा हूँ। मैं अगर मेरे फोन के परचेज को पोस्टपोन कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं एक इलास्टिक कंज्यूमर हूँ। इलास्टिक कंज्यूमर का मतलब मैं वेट कर रहा हूँ कि कैसे प्राइसेस कम हो, तो मैं अपने डिमांड को करूँ। ठीक है। लेकिन वहीं पर ये आपको ये स्टोरी बोलते बोलते शाम को आज मेरा फोन चोरी हो जाता है। ठीक है। तो अब अगर मेरा फोन चोरी हो रहा है, क्या मैं बिग बिलियन डे सेल तक वेट कर सकता हूँ? द आंसर इज नो। मैं बिग बिलियन डे सेल तक वेट नहीं कर सकता। तो मेरे को फोन तो अभी के अभी खरीदना पड़ेगा। और अगर मेरे को फोन अभी के अभी खरीदना पड़ेगा, शॉपकीपर अगर मेरे को 1,000 रुपए ज्यादा करके भी बोलता है, तो भी मैं इसको खरीदने वाला हूँ। तो क्या मैं अपने परचेज को पोस्टपोन कर पाया इन केस मेरा फोन चोरी हो गया? नहीं। अगर मैं अपने परचेज को पोस्टपोन कर सकता हूं, मेरा डिमांड है इलास्टिक। अगर मैं अपने परचेज को पोस्टपोन नहीं कर सकता, तो मेरा डिमांड है इनइलास्टिक। फिर नेक्स्ट है नंबर ऑफ यूजेस। ठीक है। अगर एक कमोडिटी के बहुत सारे यूजेस है, ठीक है, जैसे कि मिल्क। अगर आप घर पे मिल्क लाते हो, तो मिल्क को बहुत सारे वे में यूज कर सकते हो। चाय बना सकते हो, आइसक्रीम बना सकते हो, कोल्ड ड्रिंक्स बना सकते हो, कॉफी बना सकते हो, बच्चों को दे सकते हो। ठीक है, उससे दही जमा सकते हो, छाछ बना सकते हो, एंड कितना कुछ कर सकते हो। ठीक है। तो मिल्क के बहुत सारे यूजेस है। तो अगर मिल्क का प्राइस बढ़ जाएगा, तो क्या करेंगे? ये अननेसेसरी यूजेस को हम कट डाउन कर देंगे। सो इन केस ऑफ मिल्क हमारा डिमांड होता है क्या? हम लोग का डिमांड होता है इलास्टिक। उसका प्राइस बढ़ेगा, अननेसेसरी यूजेस को कट कर दिया जाएगा। सो पॉइंट नंबर 6 का कंक्लूजन यही है कि सर, अगर एक कमोडिटी के बहुत सारे यूजेस हैं, तो आपका डिमांड होता है इलास्टिक। और वहीं पर अगर एक कमोडिटी के बहुत कम यूजेस हैं, तो आपका डिमांड होता है इन इलास्टिक। ठीक है। फिर बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। दैट इज शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब यही है कि अगर मैं हर महीने, ठीक है, या फिर आप हर महीने 3,000 रुपए खर्चा कर रहे हो, और ये 3,000 रुपए में से आप सिर्फ 10 रुपए का च्युइंगम खरीदते हो। ठीक है। इतना च्युइंगम आप खाते नहीं हो, आप सिर्फ 10 रुपए का च्युइंगम एक महीने में खरीदते हो। तो अगर ये च्युइंगम का प्राइस बढ़ के 20 रुपए भी हो जाता है, तब भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर, आपके टोटल एक्सपेंडिचर में जो शेयर है वो काफी छोटा है। लेकिन वहीं पर अगर अंकित सर के बारे में बात करें, अंकित सर भी महीने का 3,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। और ये 3,000 रुपए में से अंकित सर का 1,500 रुपए तेल की तरफ जा रहा है, ऑयल। ठीक है। सो ऑयल का प्राइसेस अगर डबल हो जाएगा, तो अंकित सर बहुत ज्यादा अफेक्टेड फील करेंगे। क्यों? क्योंकि अंकित सर के तेल के ऊपर जितना भी खर्चा हो रहा है, वो उनके टोटल एक्सपेंडिचर का एक बहुत बड़ा पोर्शन है। सो पॉइंट नंबर 7 में यही पॉइंट आपको बोला गया है कि अगर मेरे टोटल एक्सपेंडिचर का एक बहुत बड़ा पोर्शन, ठीक है, किसी एक कमोडिटी में जाता है, तो उस कमोडिटी को लेकर मेरा डिमांड इलास्टिक होने वाला है। और मेरे टोटल एक्सपेंडिचर का एक छोटा सा पोर्शन किसी कमोडिटी में जाता है, तो उस कमोडिटी को लेकर मेरा डिमांड इन इलास्टिक होने वाला है। ठीक है। फिर आता है पॉइंट नंबर 8, जो कि है टाइम पीरियड। ठीक है। एंड टाइम पीरियड के बारे में आपको क्या बोला जा सकता है कि जब कभी भी शॉर्ट रन में डिमांड इलास्टिक होता है, लॉन्ग रन में डिमांड आपका इलास्टिक होता है। फॉर एग्जांपल, अचानक से पेट्रोल के प्राइसेस डबल ट्रिपल हो गए। ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी कल से मैं टोटली बाइक चलाना बंद कर दूंगा। चलाऊंगा, पहले के मुकाबले काफी कम चलाऊंगा, लेकिन अब भी मैं डिमांड करते रहूंगा। ठीक है। कब तक मैं डिमांड करते रहूंगा? तब तक डिमांड करते रहूंगा जब तक मैं अपने लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं ला देता। ठीक है। सो टाइम पीरियड के बारे में आपको यही बोला जा रहा है कि शॉर्ट रन में मेरा डिमांड अफेक्टेड होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन में मैं अपने पेट्रोल के डिमांड को पूरा बंद कर सकता हूँ। इन द शॉर्ट रन डिमांड इज इन इलास्टिक, इन द लॉन्ग रन डिमांड इज इलास्टिक। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 9 इज हैबिट। ठीक है। हैबिट का मतलब क्या है कि अगर एक इंसान को किसी चीज का हैबिट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप में से किसी को चाय का हैबिट है या कॉफी का हैबिट है, तो 10 रुपए का कॉफी अगर कोई आपको 20 रुपए में बेचेगा, भी आप उसको डिमांड करने वाले हो। ठीक है। और अगर किसी को हैबिट नहीं है, तो 10 की जगह वो 20 क्यों देगा? नहीं देगा। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि जिन किसी को भी हैबिट होता है कोई भी चीजों का, उनके लिए उनका डिमांड होता है इन इलास्टिक। ठीक है। इन इलास्टिक मतलब प्राइसेस बढ़ने से भी वो उतना ही खरीदेंगे। लेकिन अगर आपका हैबिट नहीं है, तो आपके लिए उसका डिमांड हो जाएगा इलास्टिक। ठीक है। सो ये था बच्चा आप लोग का चैप्टर नंबर 4 के ऊपर एक वन शॉट वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो। एंड एग्जाम्स बहुत जल्दी आ रहे हैं, एंड आई जस्ट होप कि आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। एंड इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं। सो टाइप इन द कमेंट एंड लेट मी नो कि अगर आप लोग को एक सेपरेट वीडियो चाहिए जहाँ पे मैं कुछ स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करूँ।
So that is all for now. Thank you so much, children. Have a great day.